गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में जो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, कुछ टर्म्स में समझनी ज़रूरी है, तो वो टर्म्स आज हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा क्या क्या टर्म्स हैं वो? फर्स्ट टर्म हमारी आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? ये वो ब्रांच है फिज़िक्स की इन विच वी आर डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ मटेरियल, यानी द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एज मैकेनिक्स। यानी कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसके बारे में स्टडी करना। किस में? फिज़िक्स के अंदर हम जिस भी ब्रांच में फ़िज़िक्स की स्टडी करते हैं, हम उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बेटा। वन इज़ स्टैटिक्स, सेकंड वन इज़ काइनेमेटिक्स और थर्ड इज़ डायनामिक्स। 3 टर्म हैं, ये तुम्हें याद करनी पड़ेगी एज सच कि फर्स्ट है हमारा स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनामिक्स। ठीक है, तो हमने नंबरिंग भी डाल दी इसकी। अब स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन, यानी हम बॉडी के मोशन को स्टडी नहीं कर रहे, मतलब बॉडी कहाँ रखी है, किसी पोजीशन पर रखी है, फिक्स पोजीशन पे रखी है, वो मूव नहीं कर रही है, तो यानी वो ब्रांच मैकेनिक्स की है। मैकेनिक्स हमने स्टडी कर लिया, फिज़िक्स की ब्रांच है। अब वो ब्रांच मैकेनिक्स की जिसमें हम डील करते हैं मटेरियल के बारे में, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हम बात कर सकते हैं, कोई भी बॉडी हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो बॉडी कैसे होगी? रेस्ट में होगी, यानी विराम अवस्था में होगी। विराम अवस्था का तुमने स्टडी किया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह को ना बदले, ना परिवर्तन करे समय बदलने के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे? विराम अवस्था। तो वो रेस्ट कंडीशन होती है। तो हम वो कहते हैं क्या? एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट इवन व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कितने ही फोर्सेस, कितना ही बल उसके ऊपर लगा लो, अगर इक्विलिब्रियम में फोर्सेस लग रहे हैं हमारे, तो बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है, जिस पोजीशन पे हमने रखी हुई है उसी पोजीशन पे रहेगी। यानी वो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम क्या स्टडी कर रहे हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट में है। ठीक है, समझ आ गया? तो स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट कंडीशन। इसके बाद हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। काइनेमा का मतलब होता है मोशन। तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये वो ब्रांच है मैकेनिक्स की इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द मटेरियल, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हम मोशन स्टडी करते हैं, गति स्टडी करते हैं कि वो मूव कर रहा है, वो स्टडी करते हैं, लेकिन क्या ध्यान में रखें? विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोशन, यानी जिसकी वजह से मोशन हो रहा है, हम वो नहीं देखते कि कौन उसको मोशन करवा रहा है, कौन उसको मूव करवा रहा है। हम बस ये स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। मोशन का मतलब तुम्हें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, सपोज ये पेन यहाँ रखा है, इस पेन को पहले हमने यहाँ रखा, अगर ये यही पड़ा रहे तो हम कहेंगे रेस्ट में है, लेकिन अगर इसको हम ले जाएं कहीं, या इसको मैं अगर फोर्स से ऐसे मूव करवा दिया तो ये मोशन में आ गया था, ठीक है, बाद में आके फिर से रेस्ट में आ गया, लेकिन हम एक बार वो मूव कर गया, तो यानी हमें ये नहीं मतलब कि वो पेन कैसे मूव हुआ, कैसे वो चला, लेकिन वो मोशन में आ गया। यानी फैक्टर्स हम नहीं देखेंगे, कौन उसको मूव करवा रहा है वो नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे? बस उसका मोशन स्टडी कर रहे हैं, यानी एक्सटर्नल फैक्टर जिनकी वजह से वो मोशन में आया, उनको अगर हम छोड़ दें तो वो ब्रांच मैकेनिक्स की क्या कहलाती है? काइनेमेटिक्स। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डायनामिक्स की। तो डायनामिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं फिर से मोशन, लेकिन अब की बार हमें वो फैक्टर्स, यानी उन कारणों की वजह से, किसकी वजह से? उन कारकों की वजह से जिसकी वजह से वो क्या आया है? गति में आया है, यानी मोशन में आया है, उन फैक्टर्स को भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो वो पार्ट मैकेनिक्स का क्या कहलाता है? डायनामिक्स। तो मैं रीड कर देती हूँ डेफिनेशन। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, मोशन किसका? ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द फैक्टर्स विच कॉजेज मोशन। क्लियर है बेटा? ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट को स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है हमारा? अभी जैसे कि मैंने बताया कि रेस्ट का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब क्या होता है, तो मैंने अभी बता दिया था वैसे कि अगर कोई वस्तु अपनी जगह को नहीं परिवर्तित करती समय बदलने के साथ साथ वातावरण के मुकाबले, तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे? विराम अवस्था में। ये तुमने स्टडी किया था 9th क्लास में। अब हम वही चीज़ें इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कहेंगे इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इस पोजीशन, अगर वो अपनी जगह परिवर्तित नहीं करती विद टाइम, टाइम बदलने के साथ साथ, यानी टाइम बदल रहा है, यानी यहाँ रखी है और फिर डालें, जहाँ रखी है वो वहीं रहे, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग,
तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट में। जैसे हमने कहा कि बुक लाइंग ऑन द टेबल, एक बुक रखी है, किताब रखी है हमने, और पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर, तो अगर वो टाइम के साथ साथ उसी पोजीशन में रहता है, या फ़ैन हम हैंग कर देते हैं तो वो फ़ैन उसी पोजीशन पे रहता है, तो उनको हम किस कंडीशन में कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट्स आर एट द रेस्ट कंडीशन, क्योंकि टाइम बदलने के साथ साथ वातावरण के मुकाबले वो अपनी जगह को परिवर्तित नहीं करते। अब वातावरण के मुकाबले क्या होता है, ये हमने पहले भी स्टडी किया था। वातावरण क्या होता है, दो चीज़ें होती है बेटा, एक होता है, एक दूसरा होता है मेरे। तो अभी मैंने कहा कि दो चीज़ें होती है बेटा, वन इज़ सिस्टम, अनदर वन इज़ सराउंडिंग्स। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इज़ दैट इन विच वी आर इंटरेस्टेड, और सराउंडिंग क्या होती है, उस सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हमारी सराउंडिंग हो जाएंगी। ठीक है, अब सिस्टम को अगर हम समझना चाहें, मान लो कि मैं किसी बच्चे को बुलाती हूँ और मैं 9th क्लास के बच्चे को बुलाती हूँ, उसके बारे में मुझे जानना है। वो 9th क्लास का बच्चा जिसके मुझे बारे में जानना है वो मेरे लिए सिस्टम हो गया, और 9th क्लास के बाकी बच्चे वो सराउंडिंग हो गए, यानी जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है, मुझे जिसके बारे में जानना है वो मेरे लिए सिस्टम हो गया। उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई। ठीक है, अगर हम 9th क्लास को छोड़ दें, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे स्कूल का यानी जटवाड़ा स्कूल के बच्चों को के बारे में हमें स्टडी करना है कि वो कैसे पढ़ते हैं या उनको कौन कौन टीचर पढ़ाते हैं, यानी उनके बारे में सारी डिटेल जानना है, तो जटवाड़ा स्कूल के बच्चे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सिस्टम बन जाएंगे, और बाकी सारे स्कूल सोनीपत के वो हमारे लिए सराउंडिंग हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं हमें सोनीपत वाले बच्चों के बारे में जानना है, सोनीपत के बारे में स्टडी करना है, कैसे कल्चर है, क्या है, सब कुछ हमें जानना है, तो सोनीपत हमारे लिए सिस्टम हो गया, और सराउंडिंग हमारे लिए सोनीपत को छोड़ के बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो सराउंडिंग हो गए। ऐसे ही मतलब हम छोटे से छोटा सिस्टम हो सकता है, बड़े से बड़ा सिस्टम हो सकता है। मान लो हमें किसके बारे में जानना है, इंडिया के बारे में जानना है, तो इंडिया हमारे लिए सिस्टम हो गया, और इंडिया को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी कंट्रीज़ वो हमारे सराउंडिंग। देखो मैंने शुरुआत छोटे से एक 9th क्लास के बच्चे से की थी, तो यानी जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, जिसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं, वो हमारे लिए सिस्टम हो गया, और उसको छोड़ के सराउंडिंग हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। तो बेटा अब हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट मोशन। रेस्ट हमने स्टडी कर लिया, तो सराउंडिंग के मुकाबले हमने देखना है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, तो ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो सराउंडिंग के मुकाबले अगर कोई अपनी जगह को परिवर्तन कर लेता है, बदल लेता है, तो हम कह देंगे वो बॉडी किस में है, मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अ बर्ड फ्लाइंग इन द वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, शिप सेलिंग ऑन वाटर एट्सेट्रा। अब ये भी चीज़ें हमने पढ़ी थी पहले कि रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म, यानी रेस्ट और मोशन आपस में एक दूसरे से कैसे संबंधित है। ये जब फिर से हम 9th क्लास में वापस बैक जाते हैं, तो हमने देखो सीखा था कि मान लो तुम अपने तुम्हारे फ्रेंड्स आए थे तुम्हारे घर मिलने, और फिर वो वापस अपने घर जा रहे हैं, सपोज़ वो कहीं पूना या कहीं और रहते हैं, तो वो तुम स्टेशन पे उनको छोड़ने के लिए आ रहे हो, तो क्या कहते हैं कि तुमने उनको ट्रेन में बिठाया, ट्रेन चल पड़ी, वहाँ से तुम्हारे 4 फ्रेंड्स थे, चारों ट्रेन में बैठकर वो चल पड़े हैं वहाँ से, तो हम क्या कहेंगे, तुम्हारे लिए वो ट्रेन और वो जो चारों बच्चे थे वो मोशन में थे। ठीक है, लेकिन अगर हम उन चारों बच्चों की बात करें, वो ट्रेन के अंदर ही बैठे हुए हैं ना, तो अपनी एक ही जगह पर हैं वो, तो वो अब आपस में क्या है, वो रेस्ट में है, यानी वही बच्चे उसी टाइम पे रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि दूसरा एग्जांपल देखें, ट्रेन में तुम बैठे हो और पेड़ हमें पिछले की साइड भागते हुए नज़र आते हैं, तो वो भी हमारा यही सेम रीज़न होता है, पेड़ जबकि वही है, हम मोशन में हो जाते हैं। तो रिस्पेक्ट हमें देखना किसके मुकाबले तुम देख रहे हो। तो हमने कहा आपस में रेस्ट और मोशन कैसे संबंधित हैं। इसका मतलब है इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन, एक सिचुएशन में वो रेस्ट में भी है, लेकिन दूसरी सिचुएशन, एक घटना में वो तो रेस्ट में कह रहे हैं, और उसी सिचुएशन में सेम ऑब्जेक्ट किस में है, हम दूसरी सिचुएशन में जो सेम ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। अब एग्जांपल हमने जो तुम्हारे फ्रेंड्स का दिया, तुम्हारे मुकाबले वो चारों फ्रेंड्स और ट्रेन कैसे थी, मोशन में थी, लेकिन ट्रेन के अंदर चारों बैठे हुए बच्चे, वही बच्चे उसी वक्त किस में थे, रेस्ट में थे। तो हमने ये कहा कि पर्सन सिटिंग इन द मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर, यानी साथियों से के मुकाबले में तो रेस्ट में है, लेकिन वो मोशन में है किस ऑब्जेक्ट के लिए, तुम्हारे लिए, आउटसाइड द ट्रेन, जो ट्रेन से बाहर। ठीक है बेटा, अब उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन,
रेक्टिलिनियर मोशन वर्ड आएगा या फिर और ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन जरा सा डिफरेंस है बेटा। तो हम क्या कहेंगे, दोनों ही जबकि क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है बेटा। तो हम डेफिनेशन करते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन इज दैट मोशन इन विच द पार्टिकल और द पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अब ये चीज़ समझने के लिए तुम्हें क्या करना है, पॉइंट मास बॉडी को समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट मास बॉडी को समझना पड़ेगा। तो पॉइंट मास बॉडी क्या है बेटा, कि जैसे अभी हमने स्टडी किया था एक एग्जाम्पल से, तो वैसे ही इसको भी एक एग्जाम्पल से हम स्टडी करेंगे। क्या है पॉइंट मास बॉडी, एक ऐसी बॉडी है जिसको तुम दिमाग में अगर आता है तो हम कहेंगे एक मैम बिंदु के आकार का होगा, लेकिन वो बिंदु के आकार का भी नहीं होगा, बिंदु के आकार का हो भी सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है बेटा। ठीक है, कैसे हम पॉइंट मास बॉडी किस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे बेटा, इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी, ध्यान से सुनना, इफ़ the distance traveled by the body is very large as compared to the size या length of the body या dimensions of the body। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ कुछ भी है, अपने साइज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो उस बॉडी को हम क्या मान लेंगे, एक बिंदु के आकार का मान लेंगे, यानी पॉइंट मास बॉडी मान लेंगे। सपोज हमारे पास एक कार है, अब वो कार क्या है, तुम अगर उस कार से अपने घर से स्कूल आए तो हम तब उस कार को पॉइंट मास नहीं कह सकते, लेकिन अगर उसी कार से सपोज तुम दिल्ली गए या बॉम्बे गए तो वही कार हमारे लिए क्या बन जाएगी, एक पॉइंट मास बॉडी हो जाएगी। ठीक है, ये तो समझ आ गया होगा। अब देखो इससे और बड़ी ऑब्जेक्ट को बताऊँ मैं, क्या है, अर्थ है, और कितनी बड़ी है तुम्हें पता भी है, उसका रेडियस कितना होता है, 64,000 किलोमीटर होता है। तो हमने क्या कहा, इतने साइज़ की जो अर्थ है, ठीक है, तो इतना जो डायमेंशंस उसका है, इतनी बड़ी अर्थ है, लेकिन अगर हम उसकी एक रिवोल्यूशन की बात करें, एक चक्कर की बात करें, इतने टाइम में लगा लेती है, एक सन के राउंड चक्कर कह लें या अपनी एक्सिस पे चक्कर की बात करें, तो हमें क्या करना है, तुम्हें पता है 365 डेज़ जो हमारे ईयर बनता है, तो उसी टाइम पीरियड में वो एक राउंड लगा लेती है। तो उसी अर्थ ने क्या कर लिया, कितनी बड़ी अर्थ थी, लेकिन उसका जो डिस्टेंस उसने क्रॉस किया, दैट इज़ वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द अर्थ, एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ। तो इसीलिए हम उस अर्थ को भी पॉइंट मास मान लेते हैं बेटा। ठीक है, होप कि अब तुम्हें पॉइंट मास ऑब्जेक्ट समझ आ गया। तो अब हम बात करते हैं बेटा, जो मैंने टर्म्स बोली थी, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन इज़ दैट मोशन इन विच अ पार्टिकल, एक पार्टिकल या फिर ए पॉइंट मास बॉडी इज़ मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और पॉइंट मास बॉडी का कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन चलती है, यानी एक ऐसी बॉडी जिसको हम पॉइंट मास मान सकते हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, अगर वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, तो उस पाथ को बोलेंगे हम रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसको हम पॉइंट मास नहीं मान पाए तो उसका स्ट्रेट लाइन मोशन, तो हमने क्या करना है, उसका स्ट्रेट लाइन मोशन क्या कहलाता है बेटा, उसका मोशन कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। कैसे, तो हमने पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन इज़ दैट मोशन इन विच अ बॉडी इज़ नॉट अ पॉइंट मास बॉडी is moving in such that all its constituent particle, अब constituent particles क्या होते हैं बेटा, जिनसे मिलके वो बॉडी बनी है, जिन पार्टिकल से मिलके वो बॉडी बनी है। अब अगर एक बॉडी चल रही है, मान लो पेन चल रहा है, तो पूरा ही तो पेन चल रहा है, यानी ये पेन जिन जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, वो सारे पार्टिकल चल रहे हैं, इकट्ठे चल रहे हैं। तो देखो अब हमने एक डायग्राम बना लिया, कोई भी शेप का डायग्राम हो सकता है। तो हमने कहा ये एक बॉडी है और इसके बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो हर पार्ट, अगर ये बॉडी चल रही है इधर, तो सारे ही पार्टिकल तो चल रहे हैं इसके। तो ये कैसे लाइंस में चल रहे हैं, पैरेलल लाइंस के अंदर, समांतर लाइंस के अंदर। तो पैरेलल लाइंस में हमने यही कहा, इफ़ अ बॉडी विच इज़ नॉट अ पॉइंट मास बॉडी, यानी हमने कहा कि वो पॉइंट मास बॉडी नहीं मान पाए उसको हम, तो हमने कहा क्या,
कि अगर वो बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स है, क्योंकि मिलके बनी है, कोई भी बॉडी है उसका कोई भी साइज़ है तो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके बनी है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स इफ़ दे आर मूविंग इन द पैरेलल स्ट्रेट लाइन then that kind of motion is called as translatory motion. अब रीड करें तो translatory motion is that motion in which a body is not a point mass body is moving in such that all its constituent particles move simultaneously, यानी लगातार, ये नहीं कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है, ऐसे तो हमें वो बॉडी की शेप बदलती हुई नजर आएगी. They move simultaneously along the parallel straight lines and shift through equal distances. They, or you may called as they are moving in the parallel straight lines, right? इसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलर और रोटेटरी मोशन. अब सर्कुलर मोशन देखने में सुनने में ऐसा लगता है दोनों सेम ही है, राइट, दोनों सेम ही है, लेकिन हल्का सा मैंने कहा ना चेंज है, फ़र्क है उनके अंदर, तो वही फ़र्क हमें समझना है. अब बड़ी क्लासेस में हो गए हो तुम लोग, तो अब हमें क्या करना है, सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन क्या है? It is that motion in which the particle or a point mass body is moving in a circle. यानी अगर कोई ऐसी बॉडी है रोटेट कर रही है, सर्कल में घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, इसके ये डंडा है सपोज, इसके चारों तरफ घूम रही है, सर्कल में घूम रही है, कौन सी बॉडी? जिसको हम एक पॉइंट मास बॉडी मान पाए. अगर वो मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन. लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये ऐसी बॉडी है जिसको हम नहीं मान पाए कि वो कैसी है, पॉइंट मास बॉडी नहीं है, तो सारे वो रोटेट करिए इसके अबाउट, सर्कल में घूम रही है, चक्कर लगा रही है, तो सारे के सारे ही पार्टिकल, ये पार्टिकल यहाँ वो भी चक्कर लगा रहा है, ये पार्टिकल वो भी चक्कर लगा रहा है, कोई और पार्टिकल होगा वो भी चक्कर लगा रहा है, तो दे आर मूविंग इन द कंसेंट्रिक सर्कल्स. अब कंसेंट्रिक सर्कल समझो, एक ऐसा वृत्त, एक ऐसा सर्कल जिसका केंद्र तो एक ही हो. ऐसे बहुत सारे सर्कल जिनका केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्याएं क्या हो, अलग अलग. जिनका केंद्र एक हो और त्रिज्याएं अलग हो, रेडियस अलग अलग हो जिनका, तो उनको कंसेंट्रिक सर्कल. तो सारी बॉडी, सारे जो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल था, मान लो कोई भी शेप थी बॉडी की, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, और कहीं होगा तो वो भी सर्कल में मूव कर रहा है. तो सारे के सारे पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, they are moving in the concentric circles, then that kind of motion is called as rotatory motion. तो हम क्या डिफाइन कर रहे थे बेटा, रोटेटरी मोशन को डेफिनेशन रीड कर लेते हैं. रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज़ नॉट अ पॉइंट मास बॉडी, जो पॉइंट मास बॉडी नहीं है, इज मूविंग सच दैट ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का मतलब समझ आ गया होगा, जिनसे मिलकर वो बॉडी बनी है. पार्टिकल्स मूव साइमल्टेनियसली, वर्ड साइमल्टेनियसली यानी इकट्ठे ही मूव करती है, आगे पीछे नहीं घूम रहे, लगातार. along the concentric circles means whose center lies on the line at the common lies on the line, यानी उनके सेंटर्स उस लाइन पे किस पे लाई करेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रही है. इसके बाद नेक्स्ट टर्म है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. तो ऑसिलेटरी मोशन इज दैट काइंड ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो. अब इसका मतलब समझो, मान लो सपोज हमारे पास ये हमने एक पेंडुलम बॉब है. पेंडुलम बॉब क्या होता है, सपोज हमारे पास एक, चलो पेंडुलम बॉब ना लेके हम एक बॉल ले लेते हैं, उसको लटका दिया है हमने किसी वर्टिकल सपोर्ट से, छत से लटका दिया है. अब इस बॉल को हमने, जैसे ये पेन है, लटका दिया है, इसको थोड़ा ऊपर उठाया, मान लो ये लटका रखा था, ऊपर उठाया तो थोड़ा सा इसकी लेंथ यानी हाइट छोटी नहीं हुई है बेटा, बस ऊपर उठाने पे लगता है कि वो ऊपर चली गई है. ठीक है, जैसे ये है, इसको हमने यहाँ पे टिका हुआ था, इधर लेके गए तो थोड़ा ऊंचा लगता है हमें, अदरवाइज़ वो उसी पॉइंट पर है. तो हमने क्या कहा, ये ओरिजिनल पॉइंट था, यानी यहाँ पे वो रुकी हुई थी, इसको हमने थोड़ी सी कहीं डिस्टेंस पे लेके गए, फिर छोड़ दिया, यहाँ तक लेके गए, छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, इधर इधर जाएगा, इधर गया, फिर इधर गया, तो ये टू एंड फ्रो. तो यानी ये मेन पोजीशन है, इससे इधर जाना और इससे इधर जाना, और बाउंड्रीज से आगे ना जाना है, ये एक्सट्रीमिटीज़ असाइन कर देते हैं हम. मैक्सिमम यहीं तक गया, तो ये इधर गया, वापस आया, फिर इस साइड गया, फिर वापस आया. तो टू एंड फ्रो मोशन जो हो रहा है इस मेन पोजीशन के अबाउट, तो इस मोशन को हम कह रहे हैं. तो ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो रिपीटेडली, यानी लगातार.
अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, किसके अबाउट मूव कर रही है, इस पॉइंट के अबाउट, इसके अबाउट इधर उधर जा रही है वो, अबाउट इन अ डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, अंतराल के बाद, तो उसको हम कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन। और अगर ऑसिलेटरी मोशन, इसका एम्पलीट्यूड हमने कहा यही चीज़ है, टू एंड फ्रो है, पहले तो सपोज इतनी जा रही थी, लेकिन अगर हल्का हल्का ऐसे जाए तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको, इसका ये जो इधर इधर जाने का है वो बहुत कम हो जाए तो उसी मोशन को बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। ये लाइव एग्जांपल भी कर सकते हो, जैसे हम बहुत देर तक हम हाथ ऐसे रख लेते हैं बेटा, और धीरे धीरे हमारे हाथ में कंपन होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वाइब्रेशन। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज वाइब्रेटरी मोशन। तो पॉइंट मास बॉडी हमने समझाया था, उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे, इफ़ ड्यूरिंग द मोशन इन अ गिवन टाइम, यानी मोशन के दौरान एक फिक्स टाइम पे इट कवर्स लार्जर डिस्टेंस, मच ग्रेटर डिस्टेंस दैन इट्स ओन साइज़, तो अपने साइज़ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहते हैं। चलो अब नेक्स्ट टर्म हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को वन डायमेंशन यानी एक ही दिशा में, एक तरह से देखा जाए तो एक, जैसे हम एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाते हैं, तो चाहे तो एक्स के अलॉन्ग, चाहे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, चाहे जेड एक्सिस के अलॉन्ग हम बनाते हैं ना बेटा, ये एक्सिस बनाते हैं, ये मैथ्स में करते हो, ये एक्स बना दिया, फिर ये वाई बना दिया, जेड बना दिया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, चाहे एक्स की तरफ जाए, चाहे वाई की तरफ जाए, चाहे जेड की तरफ जाए सेंटर से, तो उसके मोशन को हम कहेंगे वन डायमेंशन, यानी वो एक मोशन में जा रहा है, वन डायमेंशन में जा रहा है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन इफ़ ओनली वन, यानी एक टाइम में एक ही जगह जाएगा, ओनली वन आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, तीन एक्सिस की कोऑर्डिनेट एक्सिस में, स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में परिवर्तन कर रहा है, टाइम के साथ साथ एक ही दिशा में चले जा रहा है, चाहे एक्स के अबाउट, चाहे वाई के अबाउट, चाहे जेड के अबाउट, तो उस टाइप के मोशन को हम कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन का एग्जाम्पल हो सकता है, और लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ स्ट्रेट लाइन मोशन हमारा होता नहीं है, राइट। अब हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करें, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल। दो डायमेंशनल कब कहेंगे, अगर एक टाइम में टू प्लेन, मतलब टू एक्सिस को इन्वॉल्व करें, जैसे प्लेन में मूव करते हैं, ठीक है, एक्स और वाई में, यानी हम ऐसे जा रहा है ऑब्जेक्ट, टेढ़ा इधर जा रहा है, इन दोनों एक्सिस के बीच में कहीं जा रहा है, इन दोनों के अबाउट कहीं जा रहा है, इन दोनों के अबाउट कहीं जा रहा है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या लिखा मैंने, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल मोशन इफ़ टू आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द टाइम। तो इसको हम क्रॉलिंग ऑफ एन इंसेक्ट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। कैसे क्रॉल करता है इंसेक्ट, ऊपर भी गया, ये देखो, ऊपर भी गया, आगे भी चला, ऊपर भी गया, आगे भी चला, ऊपर भी गया, आगे भी चला, राइट। तो ये इस टाइप के एग्जाम्पल को हम टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, यानी वो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। अब हम थ्री डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे, तो इसमें तीनों एक्सिस इन्वॉल्व जिसमें हो जाए एक ही टाइम पे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल मोशन और इफ़ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तीनों इन्वॉल्व। जैसे फ्लाइंग ऑफ एन काइट, काइट फ्लाई जब करती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, साइडवेज भी जाती है, तो कैसे कैसे भी पोजीशन हो सकती है, तो वो हमारा मोशन का एग्जाम्पल, काइट फ्लाइंग वाला, बोर्ड फ्लाइंग का एग्जाम्पल जो हमारे वो थ्री डायमेंशनल मोशन के। टू डायमेंशनल में हम कोई सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल में ट्रेन बिटवीन टू प्लेटफॉर्म का स्मॉलर डिस्टेंस अगर हम बात करें, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो वो वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ आया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।